नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिकोड एग्जाम की तरफ से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी विषयों के कुल 150 टॉपिक को मिलाकर ऐसा एनालाइजेशन किया गया है, उन 150 टॉपिक्स को निकाला गया है समस्त विषयों से, जिनमें से आपके परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है ना। तो इन 150 क्लासों में से इन 100 टॉपिक्स से तो मिनिमम सवाल पेपर में पूछा ही जाएगा, कितना भी कम पूछा जाए। तो अगर आप ये बेहतरीन तरीके से इन क्लासेस को कर लेते हैं, है ना, सबसे अच्छा तरीका इनका ये है कि हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, डे वाइज क्लास वाइज पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। आप उसके हिसाब से दिन भर अपना पढ़िए, शाम को आके यहां रिवीजन कर लीजिए तो डबल रिवाइज आपका हो जाएगा। और आप इस सब चीज में बेहतरता चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम की तरफ से एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप 7000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और समस्त नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि वर्तमान आधुनिक एग्जाम में ट्रेंड पूछा जा रहा है, कथन निष्कर्ष वाले सवाल, मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल, सत्य असत्य वाले सवाल, मैचिंग वाले सवाल, वो सभी इसमें समाहित हैं। आपके लिए जो डिकोड एग्जाम का ऐप है, डिकोड एग्जाम न्यू करके, उस पर जो है एक एक टेस्ट मुफ्त उपलब्ध है। आप उसको जा सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको स्वयं ही आनंद की अनुभूति होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात या दूसरी सबसे अच्छी बात इस टेस्ट सीरीज के विषय में जो है वो ये है कि इन 7000 प्रश्नों में से 4000 प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना, जो अपने आप में एक अनोखी चीज है। वीडियो सॉल्यूशन आपको किसी टेस्ट सीरीज में नहीं दिया जाता है, लेकिन यहां आपको 4000 प्रश्नों का, इन 7000 प्रश्नों में से 4000 प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो ये 4000 प्रश्न मेंटरशिप प्रोग्राम वाले प्रश्न हैं, है ना, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से 3 बार इन 4000 प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज करने की एक योजना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिनको आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं में से आपने इन टेस्ट सीरीज को लिया है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज तो आपको परीक्षा से पहले लगाकर ही जानी चाहिए, है ना। आप भी इसको लेके इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको और कुछ भी इसके संबंध में पूछना है तो इन नंबरों पर वीडियो टेस्ट लिखकर मैसेज कर दें, या फिर आप इन नंबर पर कॉल्स भी कर सकते हैं। आपको वहां से सही तरीके से, बेहतर तरीके से चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज हमें पढ़ना है गुप्त काल, है ना, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास की मेरी 5वीं कक्षा है ना। 4 क्लास इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की और हो चुकी हैं, एक क्लास इसके बाद और होगी संभवतः प्राचीन भारत के इतिहास की, और प्राचीन भारत का इतिहास आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज की इस कक्षा में हम क्या देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे। गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, क्या क्या सिस्टम हुआ है उनके समय, और गुप्तोत्तर काल को समझेंगे कि गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः एक वंश बड़ा, वर्धन वंश, हर्षवर्धन के विषय में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो वही पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, पूरी तरीके से आपको डिटेलिंग कोर्स ये नहीं है। तो क्रैश कोर्स में जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी आपका परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, वो सब चीजें मैं आपको पढ़ाते समझाते चलूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने गुप्त काल की। अब तक हमने देखा कि कैसे मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मगध का उत्कर्ष होने के बाद वहां 3 बड़े वंश, हसीना मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश वहां आते हैं। उसके बाद एक बड़ा मौर्य साम्राज्य जाता है, जिसका सबसे प्रतापी शासक अशोक अपने मगध के साम्राज्य को एक बड़ा साम्राज्य बनाता है, जिसकी सीमा लगभग संपूर्ण भारत में होती है। ठीक है, उसके बाद उत्तरोत्तर काल में उसका
पतन होना शुरू होता है ना। अयोग्य शासकों के अभाव में प्राय ऐसा ही होता है, तो पतन होना शुरू होता है। और शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश और महामोग वाहन वंश, ऐसे 4 वंश जो है देसी वंशज और 4 विदेशी वंश जो है भारत में शासन करते हैं, जिनमें हिंद यवन है ना, हिंद यवन, कुषाण वगैरह ये सब थे, है ना। ये सब वंश भारत में शासन करते हैं। और हमने देखा कि भारत के इस वाले वंश, इस वाले भाग पर देसी शासकों का राज्य था, इस वाले भाग पर विदेशी शासकों का साथ था। लेकिन तीसरी चौथी सदी स्टार्टिंग के आते आते, मतलब 300 ईस्वी के आसपास से, है ना, 300 ईस्वी के बाद से पुनः भारत में कुषाणों के शासन का पतन हो रहा है ना। सातवाहन शासन का पतन हो रहा है। और जो देसी 4 वंश थे ना, शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी, सातवाहनों का धीरे धीरे पतन हो रहा है और एक नया वंश उभर के भारत में आ रहा है, जिसको कालांतर में गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के नाम से जाना जाएगा। तो ये थे पुराने एपिसोड की नंबरिंग। जैसे नाटक देखते हैं ना, तो पुराने एपिसोड में दिखाते थे, पहले जब टीवी पे आता था, कल आपने देखा है ना, तो उसमें चलता था, तो जो है 5 मिनट में पूरी रील्स ही बता देता था। ऐसी मास्टर ने आपको पिछली क्लास समराइज करा दी। तो गुप्त काल से शुरुआत करते हैं, देखते हैं गुप्त कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक स्थिति ऐसी हो चुकी, मैंने आपको बता दिया कि गुप्तों ने जो है पूरे इस भारतवर्ष पर, पूरे इस वाले एरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ से राजनीतिक स्थिति के दृष्टिगत गुप्त राजवंश का उदय होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बता दें कि 4वीं शताब्दी तक आते आते जो समृद्ध आपका मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद जो मौर्योत्तर शासक आए, जिसमें कुछ देशी वंश थे 4 बड़े और 4 बड़े विदेशी वंश थे, उन्होंने जो है भारत को फिर से अलग अलग जो है क्षेत्रों के हिसाब से भारत में राज किया। लेकिन गुप्त साम्राज्य फिर जो ऐसा एक बड़ा वंश आएगा जो पूरे भारतवर्ष पर उसी तरीके से शासन करेगा जैसे मौर्यों ने किया। गुप्तों का आरंभिक राज्य क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश व बिहार है। ये वाला जो एरिया है गुप्तों का, ये प्रारंभिक क्षेत्र है। गुप्त शुरुआत में यहां शासन कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्र मतलब यहां से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे 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 युद्धों के स्तर पर, विवाह संबंधों के स्तर पर पूरे भारतवर्ष में क्या करेंगे? अपनी जड़ें मजबूत करते चलेंगे। गुप्त बेसिकली हैं कौन? तो गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। मतलब जो मौर्योत्तर काल में हमने कुछ बड़े वंश पढ़े, हमने बड़े वंश कौन कौन से पढ़े भाई? मौर्य के बाद शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी, ये आपके भारतीय वंश थे। और इधर हिंद यवन है ना, और तमाम जो है पढ़ पढ़ा के हमने देखा था एक कुषाण वंश आया। तो कुषाणों के ही सामंत हैं। सामंत मतलब उनके ही अंडर जो है अपनी सैन्य क्षमता को इन्होंने बढ़ाया, है ना, उनके सामंत हैं। और जात व्यवस्था के हिसाब से संभवतः वैश्य थे कौन? गुप्त। ठीक है। वैवाहिक सैन्य कुशलता, क्योंकि सैन्य कुशलता सीख रहे हैं, भारतीय सैन्य कुशलता भी है और कुषाणों से भी सैन्य कुशलता सीख रहे हैं। और वैवाहिक संबंधों ने गुप्तों को सुदृढ़ और विस्तारित किया। मतलब जो उत्तर प्रदेश और बिहार से गुप्त शासन स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने आप को वैवाहिक संबंधों और सैन्य व्यवस्था में मजबूती के बल पर दिन पर दिन उसका प्रचार प्रसार करता रहे, है ना, दिन पे दिन अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहे। अब गुप्त राजवंश की जानकारी के क्या क्या हमें स्रोत मिलते हैं, ये सारे आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण है जो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें बताता है। साहित्यिक स्रोत क्या है? जैसे विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, जिसमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और उनसे पहले रामगुप्त का वर्णन मिलता है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त का वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में। तो आपसे पूछ लेगा देवी चंद्रगुप्तम में किन शासकों के विषय में है, या देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। ठीक है। ऐसे याद कर लेना, विशाखा देवी। कौन सी देवी? विशाखा देवी, मतलब विशाख दत्त और देवी चंद्रगुप्तम। ऐसे ही कालिदास की बहुत सारी रचनाएं आगे हम अभी याद करेंगे। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, मतलब मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का जो है वो जो है हिंदी अनुवाद होगा मिट्टी का खिलौना। तो ये जो है शूद्रक की रचना है। वात्स्यायन का कामसूत्र है ना, ये भी गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी देता है। कामसूत्र पुस्तक में सिर्फ वही नहीं है जो आप सोचते समझते हो। कामसूत्र पुस्तक में जो आप सोचते समझते हो उसका एक अंश मात्र है, उसके कुछ चैप्टर मात्र हैं, बाकी जो है वो एक समृद्ध ग्रंथ है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का बोलेगा पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोत क्या गए, मतलब ऐसे स्रोत जो हमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, इत्यादि इत्यादि मिल रहे हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है कौन, हरिशेन, हरिशेन उत्तीर्ण कर रहे हैं और समुद्रगुप्त का बखान कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त के घोड़े ने सातों समुद्र का पानी पिया है, समुद्रगुप्त जहां हाथ रख देता है वहां स्वाहा हो जाता है। मतलब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो, तो इसलिए उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। याद कैसे करोगे, समुद्र है और प्रयाग है तो दोनों में कॉम्बिनेशन आए, इसलिए समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति जिसका लिखा है, जिसको उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ स्तंभलेख, यद्यपि स्कंदगुप्त के समय के बहुत सारे स्तंभलेख मिलते हैं, लेकिन भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। भीतरी से क्या है, हूणों का जो आक्रमण हुआ है भारत पर वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और इसका वर्णन हमें मिलता है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। कैसे याद करोगे, स्कंदगुप्त के भीतर तक घुस गए थे या स्कंदगुप्त ने भीतर तक घुस के जो है हूणों को कूट दिया था, भीतर तक घुस के हूणों को कूट दिया था, ऐसे याद रखना, स्कंदगुप्त, हूण और भीतरी अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में एक सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। आगे में अभी जब आपको स्कंदगुप्त पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सुदर्शन झील के विषय में। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत में चलाए, है ना, चांदी का सिक्का चला रहे हैं, सोने के सिक्के चला रहे हैं, तो इनका जो मुद्रा व्यवस्था थी वो भी गुप्तों की बहुत स्ट्रांग थी। गुप्तकालीन मंदिर, ये भी अभी हम बाद में देखेंगे। अजंता और बाघ की जो गुफाएं आपकी हैं उनमें भी माना जाता है कि कुछ चित्र जो है गुप्तकालीन है। कुल मिलाकर गुप्त काल भारत में एक अच्छा स्वर्ण युग था, चित्रकला की दृष्टि से, मुद्रा शास्त्र की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, है ना, तमाम पुस्तकें इस काल में रची गई और काफी जो है संवर्धन इत्यादि हुआ। विदेशी यात्री कौन कौन आया, फाहियान आया है, चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री है फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया है। और ह्वेनसांग एक आपका है, यह बाद में आएगा, गुप्तोत्तर काल में, हर्षवर्धन के काल में आएगा, लेकिन इसने जो है कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त और इत्यादि जो शासक हैं उनका उल्लेख किया है कि भैया हर्ष से पहले कौन कौन था यहां, तो बोले फलाने सिंह थे, ये थे, ये थे, ये थे, तो ये सब ठीक है। तो इस तरीके से ह्वेनसांग यद्यपि हर्षवर्धन के समय आया है, लेकिन फाहियान को याद रखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो इनमें से लगभग हर फैक्ट से आपके पेपर में सवाल पूछा गया है, तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हो जाते हैं। अब गुप्त राजवंश ने लगभग 275 से 550, मतलब लगभग 250 साल ये लोग शासन कर रहे हैं। 300 से 500, पौने 300 साल, है ना, 275 साल लगभग गुप्तों का शासन भारत पे रहेगा। मतलब बड़े समय शासन रह रहा है तो बड़ा प्रभाव भी वो शासनकाल छोड़ेगा। संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो श्री गुप्त है, याद रखोगे, श्री गुप्त संस्थापक है। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच जो है थोड़े समय के लिए, लगभग 1 साल के लिए घटोत्कच आए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह बात आप याद रखोगे। इनकी पत्नी थी कुमार देवी, लिच्छवी गणराज्य की जो है, लिच्छवी शासकों की जो है बेटी या उनकी जो है उनकी तरफ से की कन्याएं थी। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, विवाह कर रहे हैं, सैन्य क्षमताओं के बेस पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, ये पत्नियों के नाम इसलिए दिए हैं, सवाल इनसे एक बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन थी, ध्रुवा देवी और कुबेर नागा थी। कुमारगुप्त प्रथम की बहू कौन थी, वो अनंत देवी थी। तो कैसे याद रखोगे भाई, चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त हमारा क्या है, कुमार है, मतलब हमारे कुमार का क्या नाम है, चंद्रगुप्त नाम है। और जो कुमारगुप्त है और कुमार की क्या है, अनंत देवी यहां है, तो कुमारगुप्त, अनंत देवी, 2 याद रह जाएंगे तो बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। मैचिंग में प्राय ये सवाल 2 बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त की पत्नी नंदा दत्ता देवी और जो है कुबेर नागा, तो समुद्र है उनके पास तो कुबेर है, भाई समुद्र में खजाना है, तो समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। फिर स्कंदगुप्त आएगा, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुष्यगुप्त और विष्णुगुप्त तृतीय जो है इस वंश के अंतिम शासक थे। कुल मिलाके लगभग 300 साल ये वंश भारतवर्ष पर राज कर रहा है। चलिए
शासकों को लेते हुए चलते हैं, है ना। तो श्रीगुप्त ने स्थापना कर दी गुप्त वंश की, कोई ऐसा बड़ा उल्लेख, कुछ ऐसा बड़ा श्रीगुप्त के नाम से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती शासक भी हैं, कुछ शासन में बड़ा, पहले तो शासन को स्टेबलाइज ही करना है, उसके बाद वाले शासक आके बड़े काम कुछ कर पाते हैं। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के पश्चात गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाने वाले चंद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अब सत्ता संभाली और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। लंबे समय तक भारत पे शासन करेगा और कुछ लोक कल्याण के भी कार्य करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कौन, कुमार देवी से विवाह किया और विवाह में वैशाली राज्य प्राप्त किया। देख रहे हो, मतलब शादी करके, है ना, दूसरों को डरा धमका के, उन पे आक्रमण करके, उनको जीत जात के अपना साम्राज्य जो है विस्तारित कर रहे हैं, है ना। तो कुमार देवी से शादी की है, तो चंद्रगुप्त हमारा कुमार है, इसे याद रखना, कुमार देवी से शादी की है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है और कुमार देवी लिच्छवी जो है राजकुमारी हैं कुमार देवी, और इनसे शादी के बदले इन्हें क्या मिला है, वैशाली मिली है, मतलब शादी में साली मिली है, इसे याद रख लेना। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और संन्यास ले लेंगे, मतलब विवाह संबंध स्थापित कर रहे हैं, कुछ साम्राज्य जीत रहे हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा एक बड़ा साम्राज्य करके समुद्रगुप्त को शासन सत्ता सौंपकर अपना संन्यास ले लेंगे। सोने के सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, भाई वास्तविक संस्थापक है। अब तक घटोत्कच और श्रीगुप्त तो जो है स्टेबलाइज कर गए, अब ये मुद्रा वगैरह भी जारी करेंगे, मतलब स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला प्रथम शासक कौन है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया है अपने नाम से। शक संवत किसने चलाया था बताओ, मैंने आपको याद कराया था जब पहले पढ़ा रहा था। शक संवत चला रहा था कौन, कनिष्क, जो भारत सरकार का आधिकारिक संवत है। शक संवत चला रहा था आपका कनिष्क, और कब चला रहा था, वो चला रहा था 78 ईस्वी में, और इन्होंने चलाया है 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया, है ना। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया 319 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो शक संवत भी मैंने आपको बता दिया 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत भी 319 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम चला रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरा बड़ा शासक समुद्रगुप्त पे। देख लो कितने चचा भयंकर से लग रहे हैं, मतलब श्रीगुप्त स्थापना कर रहे हैं, उसके बाद घटोत्कच थोड़े समय रह रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जो है वो ले लेते हैं, संन्यास टाइप से ले लेते हैं। अब समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन करेगा, मतलब लगभग 40 साल शासन करता है, बड़ा समय है ये, है ना। तो हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, मतलब मैंने आपको बताया प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाता है किस शासक से संबंधित है, समुद्रगुप्त से। याद कैसे करोगे, समुद्र और प्रयाग, ऐसे याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति है, बड़ी प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त का उल्लेख कर रही है कि समुद्रगुप्त कैसे, समुद्रगुप्त के घोड़े ने 7 समुद्र का पानी पिया है, जहां भी महाराज जाते हैं हाहाकार मच जाता है। हरिशेन, मतलब जब आप किसी की तारीफ लिखते हैं तो ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, हरिशेन भी ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं समुद्रगुप्त। इससे पहले शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसका उल्लेख हमें अयोध्या अभिलेख से मिल रहा था, अयोध्या अभिलेख से मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जो अश्वमेध करने वाला है वो समुद्रगुप्त है, याद रखना, चंद्रगुप्त नहीं है। समुद्रगुप्त है, बोले जितने भी दूर दूर तक समुद्र है सब में अश्वमेध यज्ञ करूंगा, सब में घोड़ा भेजूंगा, ठीक है। चलिए, उपाधि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। नेपोलियन कल्ल का बालक, है ना। और ये समुद्रगुप्त इतना पुराना, कहना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि यहां का नेपोलियन, है ना। ये औपनिवेशिक मानसिकता है इन लोगों की, ठीक है। चलिए खैर, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप याद रखोगे। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी चलाए। तो ये 4 बड़े फैक्ट हैं, चारों सवालों में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख। अब आपको यह भी पता होना चाहिए पूना अभिलेख किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्ता, मतलब समुद्रगुप्त की बहन। ठीक है, समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञ करता कहा गया है और उपाधि दी गई है अश्वमेघ पराक्रम की। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, राजा घोड़ा छोड़ देते थे और जहां की टेरिटरी तक घोड़ा जाता था, जहां तक उसको कोई नहीं रोकता था, वहां तक राजा का आधिपत्य माना जाता था और जो शासक उसको रोकता था उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये पूना अभिलेख जो है इनका प्रभावती गुप्त का वो बता रही है कि कैसे मेरे भैया ने जो है सबके छक्के छुड़ा दिए। चलो, गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है 2, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अयोध्या जो है इसका अभिलेख जो है अयोध्या अभिलेख से मिलती है पुष्यमित्र शुंग की, है ना। चलिए, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, प्राचीन कालीन किस भारतीय शासक के जो है मुद्राओं पर उसके वीणा वादन स्वरूप का वीणा वादन मुद्रा का अंकन मिलता है, वो समुद्रगुप्त, तथा उसे कविराज की उपाधि भी प्रदत्त की गई थी समुद्रगुप्त को। ठीक है, वीणा बजाना समुद्रगुप्त को पसंद था। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु है वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया। समुद्रगुप्त को परम भागवत की भी उपाधि परम भागवत भी कहा गया। और विक्रमादित्य महाराजा धीराज किसे कहा गया था, तो महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया था। और परम भागवत किसको कहा जा रहा है, परम भागवत कहा जा रहा है आपके समुद्रगुप्त को। श्रीलंकाई शासक है मेदवर्ण, है ना। मेदवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए जो प्राय परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। ठीक है, चलिए अगला शासक लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी वही काम अपना जारी रखेगा जो उसके बाबा चाचा कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे सर बाबा चाचा, कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, विवाह संबंधों से युद्ध इत्यादि करके साम्राज्य में वृद्धि कर रहे थे। तो ये भी भाई साहब वही कामों को आगे बढ़ाए रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक संबंधों से विजय द्वारा वैवाहिक संबंध किन किन से स्थापित करे, नागवंश से, वाकाटक वंश से, कदम्ब वंश से, ये इस काल के प्रमुख वंश हैं। कैसे, किसी की लड़की से खुद ने शादी कर ली, कहीं अपनी बहन की शादी कर ली, कहीं अपनी बेटी की शादी कर ली, तो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तो विजय द्वारा गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर सुदृढ़ता प्रदान की उसको। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। याद कैसे रखोगे भाई, उज्जैनी द्वितीय राजधानी है। सवाल पूछा गया है कि जो है गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी उज्जैनी की स्थापना किसने की है, उज्जैनी को किसने बनाया, तो उज्जैनी द्वितीय राजधानी बन रही है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनाएगा, बात खत्म हो गई। और कोई द्वितीय वाला बड़ा शासक है नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनाएगा। शकों पर, शक शासक जो थे उन पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अनेक किताबें, अनेक प्रशस्तियों ने उसको शकारी कहा, मतलब शकों का अरी, शकों का दुश्मन कहा। शकारी कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का दुश्मन है, कूट दिया भैया, है ना। चलिए, फाहियान आ रहा है, चीनी यात्री इसी के समय भारत आ रहा है और भारत की चीजों का वर्णन कर रहा है। और चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया, या फाहियान ने भारत को क्या कहा, यिंतु कहा। ठीक है, यह भी सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है, यिंतु कहा। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो ब्राह्मण जो है धर्म का संरक्षक था, परंतु सर्वधर्म संभाव की या अन्य धर्मों के साथ भी सहिष्णुता की उसकी एक बड़ी जो है उपलब्धि मिलती है कि इसी के साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव जो वीरसेन है, सचिव मतलब जो प्रमुख मंत्री है वीरसेन, वो शैव है, मतलब शैव को मानने वाला है। और सेनापति आम्रकर्दव जो है, सेनापति आम्रकर्दव बौद्ध अनुयायी है। मतलब एक जो है सामाजिक समरसता और सभी धर्म के सह अस्तित्व, या सभी पंथों में कहूं ज्यादा उचित होगा कि सह अस्तित्व के प्रमाण मिल रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और
हम देख रहे हैं कि जहां चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को स्वयं ब्राह्मणों का संरक्षक माना जाता था उसको, या ब्राह्मण धर्म का संरक्षक माना जाता था, वहीं उसका जो सचिव है वो सैव है वीरसेन, और जो आमर्द ये जो है आम्रकार्दव जो है उनके सेनापति जो हैं वो वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि चंद्रगुप्त द्वितीय की ये सब रही। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 415 ईस्वी तक शासन कर रहे हैं, मतलब लगभग ये भी 40 साल शासन कर रहे हैं। ठीक है, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उनसे भी इनका संबंध है, उन पे भी इनका लिखा हुआ मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, और कब धारण की है? शकों पर विजय के उपरांत विक्रमादित्य की तो उपाधि धारण की है, और अनेक प्रशस्तियों में, अनेक साहित्य में इनको शकारी, शकों के अरी मतलब दुश्मन कहा गया है। रजत सिक्का, चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। सोने का सिक्का कौन जारी कर रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम। याद कैसे रखोगे? सवाल पूछ लेता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई एक नंबर है, मतलब चंद्रगुप्त एक नंबर है, तो एक नंबर चीज क्या है? सोना। सर सोने का सिक्का जारी हो रहा है। 2 नंबर के सिक्के जारी हो गए सर, सोने की जगह चांदी के सिक्के जारी हो गए, मतलब कौन जारी कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बताओ आनंद आया कि नहीं? समकालीन चीनी यात्री कौन है? फाह्यान है। फाह्यान इसके समकालीन चीनी यात्री है, जो भारत को क्या कह रहा है? यिन तू कह रहा है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न है ना। चंद्रगुप्त, ये भी पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्नों की संकल्पना थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, याद रखना, द्वितीय है। नवरत्न रख रहा है। कौन कौन? वरुरुचि है, व्याकरणज्ञ है, मतलब व्याकरण के ज्ञाता हैं। ये मैचिंग में पूछा जाता है कौन क्या था, तो वरुरुचि है ना, व्याकरण के ज्ञाता हैं। कालिदास है, कवि और लेखक है। धनवंतरी है, चिकित्सक है। भाई कालिदास आपको पता है कवि है, लेखक है। धनवंतरी क्लिनिक या धनवंतरी फार्मेसी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, मतलब धनवंतरी चिकित्सक हैं। ठीक है, फिर शंकु इनके काल में जो है वो वास्तुकार है, इनके नाम से ही क्लियर है। वराह महिर जो है वो खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी हैं, है ना। सूर्य सिद्धांत इनकी पुस्तक है वराह महिर की, जिसमें बताते हैं सूर्य के पूरे कैसे, किस तरीके से सूर्य का जो है सूर्य है कैसे जो है अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब सोचो आप 315 लगभग आज से 1700 साल पहले का ये ज्ञान है। ठीक है, जिसको आज अंग्रेज अपने नाम से कॉपीराइट करा रहे हैं। खैर घटकर पर जो है वो कूटनीतिज्ञ हैं सबको जो है घट पर कर पर कर देते हैं, है ना। कूटनीतिज्ञ हैं। घट कर पर इज इक्वल टू एस जयशंकर। बेताल भट्ट जो है वो भी इनके दरबार में है, जो कौन है? जादूगर है। आपने बचपन में जो है सुनी होंगी कहानियां। अमर सिंह जो है वो कोशकार हैं, और छपणक जो है वो ज्योतिष हैं। फलित ज्योतिष मतलब जो बताएं कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब 9 ये नवरत्न हैं। वरुरुचि व्याकरण के ज्ञाता हैं, कालिदास लेखक और कवि हैं, धनवंतरी चिकित्सक हैं, शंकु जो है वो वास्तुकार हैं, और आपके बराह महिर खगोल विज्ञानी हैं और ज्योतिष हैं, घटकर पर जो है कूटनीतिज्ञ हैं, बेताल भट्ट जादूगर हैं, अमर सिंह कोशकार हैं, और छपणक जो है ये भी फलित ज्योतिषी हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल 40 वर्ष का समय है। समुद्रगुप्त के बाद बड़े शासक यही हैं। फिर 2 बड़े शासक आएंगे, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, जिनका कोई बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा उनका काम है। अगला प्रमुख शासक आ रहा है कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त उसका उत्तराधिकारी शासक हुआ। कुमारगुप्त के समय के सर्वाधिक अभिलेख जैसे मंदसौर अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख, करमंदड़ा अभिलेख, ये सब मिलते हैं, है ना। अभी आगे भी हम देखेंगे। तो सर्वाधिक अभिलेख है जैसे मंदसौर है, भाई कुमार है, इसकी कुमार के पास ना क्या है? दिमाग कम है, ऐसे याद रखना। क्या है? बुद्धि कम है कुमार के पास, तो ये क्या है? मंद है ना, मंद है। बिलसड़ है मतलब बेकार सा है, सड़ा हुआ सा है, बिलसड़ अभिलेख है। करमंदड़ा है मतलब बेकार सा है। नाम ऐसे ही लग रहे हैं ना सारे, तो ये ठीक है। वत्स भट्टी ने जो है मंदसौर अभिलेख को लिखा है। मंदसौर अभिलेख को कौन लिख रहे हैं? वत्स भट्टी कृत मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवा दी थी। और कुमारगुप्त ने ही न जाने कितनी बार यह सवाल पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और क्योंकि नालंदा का पुनरुद्धार इस समय हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा उसको एक विश्वविद्यालय की संकल्पना के रूप में साकार किया है। तो यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है नालंदा से रिलेटेड। मल्टी स्टेटमेंट आएगा तो उसमें एक ये भी दे सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। तो कुमार है, मंद है, और यहीं से याद रख लेना हमारे यहाँ जो शैतान बालक होता है इसको बोलते हैं नाखंदा, है ना? क्या बोलते हैं? नाखंदा। मतलब नालंदा जो है वो कौन है? कुमार गुप्त ने जो है, कुमार जो है नाखंदा है, नालंदा है, ऐसे करके इसको आप ध्यान रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, और जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ये भी वही वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है भाई। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान क्यों है वो, है ना? आप कह लो ऑक्सफोर्ड को द नालंदा ऑफ इंडिया, है ना? ऐसे कह लो, ऐसे कहने में उनको शर्म आती है। खैर चलो, तो परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, इसलिए ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा फैक्चुअल है, लेकिन भाई पढ़ने तो है ही है ना? एंशिएंट इंडिया इतने 5 घंटे में लगभग मैंने आपको संपूर्ण करा दिया है। ये अगली क्लास और हो जाए तो एक कंबाइंड मैं सोचूंगा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं, उससे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त बड़ा शासक है। स्कंदगुप्त को देख लेते हैं। तो कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभलेख इसके समय का है, स्कंदगुप्त के समय का। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि भाई भीतरी स्तंभलेख है, भीतर घुस घुस के जो है स्कंदगुप्त ने क्या किया? हूणों को कूटा। हूणों का जो आक्रमण हुआ है वो किसके समय हुआ है? तो स्कंदगुप्त का वर्णन करता है, हूणों के आक्रमण का वर्णन करता है, और हूणों को जो है स्कंदगुप्त ने निपटा दिया था। इतना कूटा, पता नहीं सर कितना कूटा। मतलब हूणों को खूब कूट रहा है कौन? स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त कूट रहा है हूणों को खूब, ठीक है, तो याद रखोगे। चलिए, जूनागढ़ अभिलेख है जो मैंने आपको उस समय भी छोड़ा था स्कंदगुप्त का, कि अभी आगे बताएंगे। जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख क्या है? हूणों को क्या कह रहा है? मलेच्छ कह रहा है। मतलब ये दो अभिलेख, एक कौन सा? एक तो आपका भीतरी स्तंभलेख जो है बताता है कि स्कंदगुप्त ने भीतर घुस घुस के हूणों को कूटा था। दूसरा आपका जूनागढ़ अभिलेख है जो बताता है कि हूणों को उसने क्या कहा है? मलेच्छ कहा है। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन मिलता है। और ये सुदर्शन झील कहां है? ये सुदर्शन झील आपकी गुजरात में पड़ती है। कहां पड़ती है? गुजरात में। और इसका वर्णन आपको कई बार मिलेगा, मैंने यहां सारा एक जगह लिख दिया है। गुजरात में पड़ती है। सबसे पहले पुष्यमित्र वैश्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात का राज्यपाल था, उसने इस झील का निर्माण करवाया। उसके पश्चात तुसास्य या तुसाप पे कहीं लिखा मिलेगा, अशोक के समय का वहां का राज्यपाल है जो इसको सही करा रहा है, इसका पुनरुद्धार करा रहा है। उसके बाद रुद्रदामन के समय सुविशाख है जो फिर से इसकी मरम्मत करा रहा है, इसका पुनरुद्धार करा रहा है। और स्कंदगुप्त के समय कौन है? स्कंदगुप्त के समय है आपका चक्रपालित। चक्रपालित इस झील का पुनरुद्धार करा रहा है। तो इस झील का वर्णन आपको काफी लंबे समय से मिल रहा है, मतलब मौर्यों के समय से मिल रहा है। मौर्य के बाद सारे मौर्योत्तर रह लिए और फिर ये रुद्रदामन और ये इन सबों ने जो है इसको सही करवाया है, ठीक है। चलिए, फिर स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के भी नए सिक्के कुछ जारी किए। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त से जो 2 सवाल पूछे जाते हैं, पहला हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय। हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभलेख से। दूसरा जूनागढ़ स्तंभलेख जो है वो हूणों को मलेच्छ कह रहा है, और सुदर्शन झील में का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है। तो गुप्त काल अब अंत होने पाया। तो स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त आदि शासक हुए। बुद्धगुप्त ने नालंदा को महाविहार को धन दान में दिया। और नालंदा की स्थापना कौन कर रहा था? सर कुमार नाखंदा है, मतलब कुमार नालंदा की स्थापना कर रहा था। नरसिंहगुप्त ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया। तो ये अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया, तो अब तुम ये मत लगाया ना कि हूण है तो हूण शासक तो सर मास्टर ने बताया था कि हूणों का आक्रमण तो स्कंदगुप्त के समय हुआ, उसका मैं नाम भूल रहा हूं। हूणों का आक्रमण जो स्कंदगुप्त के समय में हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन मिहिरकुल की अगर बात आए तो उसको कुमारगुप्त द्वितीय हरा रहा है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, यह सवाल कई बार पूछा गया है। इससे सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है ना, कि सती कोई हुई थी, ठीक है। तो एरण अभिलेख है किसका है? भानुगुप्त का है, और सती प्रथा का पहला एग्जाम्पल इससे मिल रहा है। विष्णु
विष्णुगुप्त तृतीय जो है, विष्णुगुप्त तृतीय जो है वो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था और लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और तमाम छोटे छोटे राजवंश फिर से अस्तित्व में आ जाते हैं, है ना। जैसे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में तमाम छोटे छोटे वंश अस्तित्व में आ गए, उसी प्रकार गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में भी अनेक छोटे छोटे वंश अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी जो है, महाबलाधिकृत कौन है? सेनापति है। भाई जो महाबली होगा, जिसके पास बल ज्यादा होगा, उसी को तो सेनापति बनाएंगे, किसी भी चंपू अंपू को थोड़ी सेनापति बना देंगे। तो महाबलाधिकृत मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा महाबल होगा वही सेनापति बनेगा। महादंड नायक, दंड कौन देता है? न्यायाधीश देता है। सिंपल है ना, ये गुप्त काल वाले याद करने सिंपल है। संधि विग्राहक कौन होगा? जो संधि करेगा, मैत्री करेगा, विग्रह करेगा। तो युद्ध में जो संधि और विग्रह कर रहा है वो, तो युद्ध एवं शांति का मंत्री। दंड पाशिक कौन है? पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस देती है दंड और मारती है लठ। ठीक है, तो ये पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो दंड पाशिक है ना। और महादंड नायक कौन है? तो ये दंड का नायक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दंड का जो नायक है वो कौन है? वो न्यायाधीश है। और दंड पाशिक कौन है? वो कौन है? पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी है। विनय स्थिति स्थापक कौन है? शिक्षा और धर्म का अधिकारी है ना। भंडा, ये भंडा नहीं है, भंडार होगा। भंडारी गृहस्थ जो है कौन है? भंडार का जो है भंडार गृहस्थ कौन है? वो राजकोष का अधिकारी है। ठीक है, फिर महाक्षपतलिक कौन है? वो लेखा का जो है सर्वोच्च अधिकारी है। तो महाक्षटपलिक होता है, टा होगा, ता नहीं होगा, टा। महाक्षपटालिक जो है वो कौन है? वो लेखाधिकारी है। भंडार गृहस्थ कौन है? वो आपका राजकोष का, भाई राजकोष का ही तो भंडार होगा। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा और धर्म का अधिकारी है। दंड पाशिक पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी है। संधि विग्राहक युद्ध में युद्ध और संधि का जो है अधिकारी है। महादंड नायक न्यायाधीश है। महाबलाधिकृत सेनापति है। ठीक है, चलिए, तो ये गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी हो गए। फिर गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। तो कुमारगुप्त के समय के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। धनदेह, ताम्रपत्र, बैलामताम, दामोदर वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख तो मैंने आपको बताया था कुमार मंद है। गढ़वा अभिलेख को याद रखोगे, करमंडा अभिलेख को याद रखोगे, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं स्कंदगुप्त कालीन। तो दो हैं, कौन कौन से? भीतरी और जूनागढ़, जो मैंने याद कराए थे। तो जूनागढ़ अभिलेख कहां पड़ रहा है? सौराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर आपके उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। भीतरी स्तंभलेख में क्या बता रहा है कि हूड़ों को भाई साहब भीतर तक घुस कर कूदा किसने? कूटा किसने? स्कंदगुप्त ने। सर याद हो गया। एरण अभिलेख जो है सागर मध्य प्रदेश, ये स्कंदगुप्त कालीन नहीं है, ये भानुगुप्त कृत है ना। चलिए खैर, अब गुप्तकालीन प्रशासन और वाणिज्य देख लेते हैं कि गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, व्यापार के क्या हालचाल थे। क्योंकि मुद्रा व्यवस्था बेहतरीन है, अर्थात व्यापार भी बढ़िया सा होगा। भाई मुद्रा व्यवस्था है तो व्यापार भी होगा, है ना। तो प्रशासनिक इकाई सबसे ऊपर क्या थी? भुक्ति या प्रांत था, है ना। भुक्ति या प्रांत था। उसके बाद विषय या जिला, बीथी मतलब नगर, और ग्राम मतलब गांव। मतलब भुक्ति, विषय, बीथी और ग्राम। तो भुक्ति और बीथी को साथ साथ मत कर देना। भुक्ति, विषय, बीथी, ग्राम। भुक्ति के हेड को क्या कहते थे? भूपति कहते थे, है ना। विषय के हेड को क्या कहते थे? विषयपति कहते थे। बीथी के हेड को क्या कहते थे? बीथी महत्तर कहते थे। और ग्राम के हेड को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। ये सब प्राय नाम से मैच करते करते ही हैं। मतलब भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद बीथी, बीथी के बाद ग्राम। तो ये इनकी प्रशासनिक संरचना थी, प्रशासनिक इकाइयां थी। फिर तांबे क्रय विक्रय की क्या इकाइयां थी? स्वर्ण का सिक्का था जिसको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। चांदी का सिक्का था जिसको क्या कहते थे? रूप तेरा मस्ताना, रूपक कहते थे। मतलब भाई सोने जैसा नहीं है, सोने का तो दीनार है, लेकिन चांदी का रूपक है, उसी के जैसा है मान लो। और चांदी के सिक्के कौन चला रहा था सबसे पहले? 2 नंबर का सिक्का है सर, चंद्रगुप्त द्वितीय। और सोने का सिक्का कौन चला रहा था सर? 1 नंबर वाला चंद्रगुप्त प्रथम। याद हो गया सर। तांबे के सिक्कों को क्या कह रहे हैं? मासक, है ना।
मासक कह रहे हैं तांबे के सिक्के को, स्वर्ण का सिक्का कहला रहा है दीनार और चांदी का सिक्का कहला रहा है रूपक। तो इस हिसाब से ये आपके क्रय विक्रय की इकाइयां थी। फिर गुप्तकालीन कुछ पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस हम देख के आए, कौन रच रहा है? विशाख दत्त, है ना। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त रच रहे हैं। देवी चंद्रगुप्तम देखा था पीछे, कौन? विशाखा देवी याद की थी, तो विशाख दत्त ये भी रच रहे हैं। मतलब विशाख दत्त की दो पुस्तकें हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ठीक है, याद रखोगे ये ऐसे याद रख लेना, विशाखा देवी नहीं राक्षसी है, मतलब मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखा क्या है? विशाखा दत्त। तो विशाखा क्या? देवी नहीं राक्षसनी है, मतलब देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए बृहद संहिता कौन लिख रहे हैं? ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता कौन लिख रहे हैं? बराह महिर लिख रहे हैं। पंच सिद्धांतिका कौन लिख रहे हैं? पंच सिद्धांतिका भी बराह महिर लिख रहे हैं। ठीक है, और बराह महिर कौन है? अभी हमने पीछे देखा भाई, बराह महिर कौन थे? सर बराह महिर इनके दरबार में जो थे खगोल और ज्योतिष विज्ञान के हेड थे, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, चलिए तो ये लिख रहे हैं। ब्रह्म सिद्धांत कौन लिख रहे हैं? ब्रह्मगुप्त लिख रहे हैं। ठीक है, ये बृहद संहिता है, ये ब्रह्म सिद्धांत है। ठीक है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत कौन लिख रहे हैं? आर्यभट्ट लिख रहे हैं ना, आर्यभट्ट लिख रहे हैं आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो ये गुप्तकालीन कुछ पुस्तकें और उनके लेखक थे। फिर कालिदास की रचनाएं आपसे काफी पूछी गई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुमार संभवम है ना, कुमार गुप्त से रिलेटेड है ना, कुमार गुप्त महाकाव्य है। रघुवंश है महाकाव्य है। ऋतु संहार है खंड काव्य। खंड काव्य मतलब जीवन या किसी के उसका एक पार्ट बताना, महाकाव्य मतलब पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बताना। तो कुमार संभव रघुवंश जो है दोनों महाकाव्य है। ऋतु संहार जो है खंड काव्य है। मेघदूत भी खंड काव्य है। मेघदूत में बता रहे हैं कि बादल प्रेमिका से बिछड़ गया उनका प्रेमी, और बड़ा खूबसूरत वर्णन बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे जाना, मेरी प्रेमिका तक संदेशा पहुंचा देना, है ना, बहुत अच्छा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमो वर्षियम क्या है? नाटक है। और मालविका अग्निमित्रम, है ना, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का जो है, शुंग वंश का जो है राजा है अग्निमित्र, उसकी अग्निमित्र और जो है मालविका की प्रेम कथा है ना, नाटक है मालविका अग्निमित्रम। तो कुल मिलाकर ये 7-8 रचनाएं कालिदास की हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। दोबारा देख लो, रघुवंश और आपके ये कुमार संभव महाकाव्य है। मालविका अग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। मेघदूत खंड काव्य है और ऋतु संहार खंड काव्य है। 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य, 3 नाटक, मतलब 7 जो है रचनाएं कालिदास की हैं। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला को देख लो। स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर। तो गुप्तकालीन आर्किटेक्चर क्या है? भारत में जो माना जाता है मंदिर निर्माण, मतलब पूजा हेतु जो मंदिर निर्माण का काल माना जाता है भारत में, वो कौन सा माना जाता है? गुप्तों का काल माना जाता है, कि मंदिर निर्माण का जो आरंभ हुआ है वो गुप्तों के समय से हुआ है। ठीक है, चलिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ना, महासंबंध लक्ष्मण मंदिर, ये कहां है? छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर न जाने कितनी बार पूछा गया है, गुप्तकालीन मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ता है। फिर भूमरा का मंदिर, भूमरा का मंदिर जो है कहां पड़ता है? नागौर मध्य प्रदेश में। नचना कोठार का मंदिर भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, पन्ना मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी जबलपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में आपका भूमरा, तिगवा, नचना कोठार, ये सब जो है मध्य प्रदेश में है। और आपके भीतर गांव का जो कृष्ण मंदिर है वो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इनसे 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं मंदिरों से। एक तो किसका है? जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, भूमरा का मंदिर है, ये कहां है ये पूछा जाता है। नाचना कोठार का पार्वती मंदिर है, तो किसका मंदिर है? पार्वती माता का। भीतर गांव का जो है कृष्ण मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप 2 तो याद ही रखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है और वो आपका ललितपुर में है। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से 2 याद रखिए। बाकी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में, नचना कोठार का मंदिर मध्य प्रदेश में, और तिगवा का मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम गुप्तोत्तर काल पे। तो गुप्त काल हमने यहां पूरी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, है ना। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल में क्या चल रहा है। गुप्तोत्तर काल क्या है? गुप्तों के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको सामान्यतः गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वंश हैं। तो हम उन सबके टफ चीजों में न जाते हुए केवल गुप्तोत्तर काल में आपको एक वंश याद रखना है, दैट इज वर्धन वंश। और जिसका शासक कौन था? प्रतापी शासक है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन से प्रायः सवाल पेपर में पूछे ही जाते हैं।
तो हर्षवर्धन के समय ये पूरा राज्य है ना, ये पूरा राज्य है। चलिए, तो वर्धन वंश संस्थापक इसका कौन है? पुष्यभूति इसका संस्थापक है। कौन है? पुष्यभूति संस्थापक है। शासक कौन कौन है? हर्षवर्धन, पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, इस क्रम में ये राजा चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिकली इसमें हर्षवर्धन के काल को देखना है, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन का काल कितना है? 606 से 647 ईस्वी, मतलब 550 के आसपास गुप्त खत्म हो गए, अनाम तमाम छोटे छोटे जो है शासकों में फिर से बंटना शुरू हो गया। ये हैं आपके हर्षवर्धन। पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन इनके पिता हैं। माता कौन है? यशोमती हैं। उपनाम इनको दिया जाता है शिलादित्य, मतलब शिला जैसा स्ट्रॉन्ग कोई शासक था भारत में, हर्षवर्धन, शिलादित्य। उपाधि सकलोत्तर पथनाथ। रचनाएं मानी जाती हैं, हर्ष ने 2 रचनाएं रची हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। 3 रचनाएं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, ये 3 रचनाएं मानी जाती हैं, हर्ष की रचनाएं हैं। कुछ जो है किताबें इनको बताती हैं कि हर्ष की रचनाएं नहीं है, कोई और कवि थे उनसे ये रचनाएं खरीद के हर्ष के नाम से पब्लिश की गई, लेकिन आप याद रखोगे प्रियदर्शिका, रत्नावली और आपके नागनंद। राजधानी क्या थी इनकी? कन्नौज या महोदय श्री और थानेश्वर। थानेश्वर पहले इनकी राजधानी थी, थानेश्वर से इन्होंने जो है चेंज की, कन्नौज को राजधानी बनाया, है ना, कन्नौज को राजधानी बना के उसका नाम रखा महोदयाश्री, महोदयाश्री। ठीक है, चलो, ऐहोल अभिलेख इनके समय का प्रथम है, मतलब प्रमुख है ना। ऐहोल अभिलेख को मत भूलना। ऐहोल अभिलेख में लड़ाई हो रही है हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच। हर्ष कह रहा है इतने होल करूंगा कि चिंता मत करना, मतलब हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच लड़े गए युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजयी रहा। ये पुलकेशन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख, और वो कह रहा है मैंने हर्ष में खूब होल करे, हर्ष को हरा दिया। कौन? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग इनके समय में भारत आया है, जिसका यात्रा काल 629 से 645 ईस्वी है। ठीक है, यात्रा भ्रमण सी यू की इसका जो है ग्रंथ है, जो है किसका? हेनसांग का। और फाहियान क्या कह रहा था? भारत को कह रहा था यिंतु, और इसका जो ग्रंथ है हेनसांग का वो सी यू की है। यद्यपि ये कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त इनके बारे में भी बता रहा है जो है क्या कहते हैं हेनसांग, लेकिन हेनसांग के ग्रंथ का नाम है सीयू की। हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन कब हुआ? 636 ईस्वी में। उससे पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। तो इस प्रकार हमने गुप्तोत्तर काल को हमने पूरा पढ़ लिया, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको पढ़ लिया। एक बार फिर से 5-7 मिनट में पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो हमने देखा 4वीं सदी में ऐसी स्थिति बन गई है कि अब भारत जो है एक मजबूत दोबारा से केंद्रीकृत साम्राज्य आ रहा है, जिसका नाम होगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश, है ना। गुप्त शुरुआत में उत्तर प्रदेश बिहार में शासन कर रहे थे। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इन्होंने सैन्य जो है कुशलता और वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने शासन को विस्तारित किया। ये सब सवाल है साहित्यिक स्रोत में। विशाख दत्त की, तो विशाखा देवी नहीं राक्षस है, मतलब देवी चंद्रगुप्ता, मुद्रा राक्षस, इनकी 2 कृतियां हैं। कालिदास की रचनाएं हमने देखी ली। शूद्रक की मृच्छकटिका में है, और बादशाह इनका कामसूत्र भी इसी समय की रचना है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिशेन ने लिखी है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख हैं और जूनागढ़ अभिलेख है। भीतरी अभिलेख से पता चलता है हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है हुड़ों को मलिच्छ उसमें कहा गया है। गुप्तकालीन सिक्के हैं, जिसमें प्रथम सोने का सिक्का चलवा रहा है। सोने का है मतलब फर्स्ट क्लास है, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम चलवा रहा है। चांदी का है मतलब सेकंड क्लास है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय चलवा रहा है। अजंता और बाकी गुफाओं के भी कुछ चित्र मिलते हैं। विदेशी यात्री फाहियान है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है। हेनसांग तो आगे हर्षवर्धन के समय आएगा, जो कि वर्धन वंश का शासक है। तो गुप्त वंश के ये सब संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त थे। इनकी चारों की पत्नियों का नाम, जैसे कुमार की पत्नी का नाम क्या है? इसकी चंद्रगुप्त, हमारा कुमार है तो वो कुमार देवी है। लास्ट जो है हमारा कौन था? कुमारगुप्त था, तो उसकी अनंत देवियां थी, तो कुमारगुप्त अनंत। और समुद्रगुप्त की नाग देवी, है ना, कुबेर नागा, सॉरी, उनको याद रखोगे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, तो घटोत्कच श्रीगुप्त, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। और वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है, कुमार देवी से विवाह कर
रहा है और अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को घोषित कर संन्यास को चला जाता है। सोने का सिक्का जो है पहला चला रहा है और गुप्त संवत का शुरुआत कर रहा है 319 ईस्वी में। फिर आ गया था समुद्रगुप्त, 40 वर्षों तक शासन करेगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन द्वारा कृत प्रयाग प्रशस्ति इसके विषय में बढ़िया बातें बताती है। अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और इससे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने किया? वो किया पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना में कौन दे रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता, ठीक है। और भारत का नेपोलियन इसे विदेशी साहित्यकार कहते हैं। फिर ये आ गया, ये पुष्यमित्र शुंग ने किया। समुद्रगुप्त वीणा वादन करते हुए जो है किसका अंकन मिलता है? तो समुद्रगुप्त का। इसी कारण इसको कविराज भी कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु हैं जिनको संरक्षण दे रहा है। परम भागवत की उपाधि धारण कर रहा है। और श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त की अनुमति से गया में एक जो है मठ का निर्माण किया है, बौद्ध मठ का, ठीक है। फिर आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करे, युद्ध इत्यादि करे। राजधानी पाटलिपुत्र थी लेकिन उज्जैनी भी दूसरी राजधानी बनाई, तो दूसरी बनाई और चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे याद रख लेना। शकों पर विजय पाने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन अनेक लोगों ने इसको शकारी मतलब शकों का दुश्मन कहा। फायान जो है इसके समय आया है और भारत को यिंतु कह रहा है। चंद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का जो है, ब्राह्मण का जो है चरमोत्कर्ष माना जाता है इस समय। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि इसका जो सचिव है ना वीरसेन, वो जो है कौन था? शैव था। और इसका जो सेनापति है अमरकार्ता, वो बौद्ध अनुयायी था। फिर चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ भी है, विक्रमादित्य की उपाधि। रजत सिक्का जारी कर रहा है, तो दूसरे नंबर की मुद्रा है तो रजत सिक्का हो गया। चीनी यात्री फायान समकाल लेंगे। 9 इनके दरबार में जो है नवरत्न है। कौन कौन है? छपणक है, ज्योतिषी है, वरुरुचि व्याख्यानक है, कालिदास लेखक है, धनवंतरी चिकित्सक, शंकु आपको बताया बराहमहिर खगोल शास्त्री ज्योतिष शास्त्री है, घटकर पर कूटनीतिज्ञ है, बेताल भट्ट जादूकर है, अमर सिंह कोशकार है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ गए कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है सर्वाधिक अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, कमंदा अभिलेख है, बिल्लसड़ अभिलेख है। वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख लिखा है ना। फिर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनवा ली। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका यह है जो पेपर में पूछा जा सकता है, कुमारगुप्त के समय जो है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। चलिए, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। कुमारगुप्त स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख महत्वपूर्ण है। भीतरी जो है स्तंभलेख जिसमें कह रहा है कि हूणों को मैंने कूट दिया, जूनागढ़ स्तंभलेख जिसमें हूणों को मलेच्छ कह रहा है, और जूनागढ़ वत्स भट्टी का कृत है। सुदर्शन झील का इसमें वर्णन मिल रहा है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करा रहा है अपने राज्यपाल चक्रपालित से, और 3 जो है इससे पहले भी करवाए गए हैं। फिर वृषभ शैली की मुद्राएं जारी की हैं, है ना। यहां से याद रखना भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इससे पहली बार हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। और विष्णुगुप्त तृतीय गुप्तों का अंतिम शासक था। महाबल अधिकृत सेनापति है, महादंड नायक न्यायाधीश है, संधि विग्राह युद्ध संधि का संरक्षक है, दंडपासिक पुलिस सर्वोच्च अधिकारी है, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकारी है, भंडार गृह द्वारा कोषागार का अधिकारी है, और महाछपलेख जो है आज का कैग है। फिर ये हमने महत्वपूर्ण अभिलेख देखे। फिर हमने देखा प्रशासनिक इकाई भुक्ति है, भुक्ति के बाद विषय है, विषय के बाद बीती है, बीसी के बाद ग्राम है। फिर तांबे के सिक्के को मासक कह रहे हैं, चांदी के सिक्के को क्या कह रहे हैं? रूपक कह रहे हैं। वो रूप जैसा है उसका, वैसा नहीं है। सोने का सिक्का क्या है? दीनार है। फिर हमने देखा प्रमुख लेखक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम का क्या? विशाखा। विशाखा देवी नहीं राक्षस है। ब्रह्म संहिता 12 महिर लिख रहे हैं, पंच सिद्धांतिका 12 महिर लिख रहे हैं, ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त लिख रहे हैं, आर्यभट्टियम और सूत्र सिद्धांत आर्यभट्ट लिख रहे हैं। फिर कालिदास की रचनाएं कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमम वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है? इनके नाटक हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देखे। 2 उत्तर प्रदेश में थे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, नाचना कुठार का मंदिर भीतर गांव का मंदिर जो है वो कानपुर में है। फिर भूमरा का, नाचना कुठार का, तिगवा का, ये सब आपके मध्य प्रदेश में। एक सिंहपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो आपके छत्तीसगढ़ में है। फिर हम आ गए थे वर्धन वंश पर, जो गुप्तोत्तर काल में वंश है ना। गुप्तोत्तर काल के बहुत सारे वंश हुए, लेकिन उस में भी वर्धन वंश महत्वपूर्ण था, और वर्धन वंश का भी शासक कौन? हर्षवर्धन महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय याद करने वाली क्या चीज है कि जो है उपाधि क्या थी? शकोत्तर पथनाथ थी। रचनाएं हर्षवर्धन की पूछी गई हैं, प्रियदर्शिका, रत्नाकर और आपके नागानंद। राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया, जिसको महोदया श्री नाम दिया। एहोल अभिलेख से जो है पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है, एहोल अभिलेख
जो बताता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया, वो ऐसा कहता है। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के विषय युद्ध का वर्णन है ना। फिर चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके समय आया है और ह्वेनसांग की रचना क्या है, सी यू की है। यद्यपि ह्वेनसांग गुप्तों के भी वंशावली को बता रहा है कि कुमारगुप्त थे, बुद्धगुप्त थे, ये थे, वो थे, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के काल का विस्तृत वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल की एक कक्षा समाप्त हो गई। अगली क्लास में हम दक्षिण भारत को देख लेंगे और कुछ क्रोनोलॉजी अब से शुरुआत से लेकर अब तक की उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। इस कक्षा को अपने दोस्त, मित्र मंडली, सखा सहेलियों के साथ अवश्य साझा कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगती है मुझसे जो भी चाहते हैं वो सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। समय कम है, परीक्षा नजदीक है, रिवीजन बढ़िया से करते रहिए। रिवीजन अच्छा करेंगे तो परीक्षा में सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं फिर ऐसे ही आपसे किसी अगली बढ़िया सी कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।